गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हम रिकंस्टिट्यूशन का मीन है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाना। किसके बीच चेंज होगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच। एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच रेशियो जब भी चेंज होता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी भी वजह से उनका जब रेशियो चेंज होता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसी में एक टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि ये ए और बी दो पार्टनर हैं और उन्होंने किसी नए पार्टनर को उसमें इंक्लूड कर लिया जो है मिस्टर सी। मान लीजिए उनके पास जो भी रेशियो है 1:2 है और रेशियो चेंज होगा ही होगा, 1:1 कर दिया मैंने, अज्यूम कर लेते हैं इस चीज को। ये जो सिचुएशन है रिकंस्टिट्यूशन की, कि जैसे ही रिकंस्टिट्यूट हुआ इनके फर्म जो उनके बीच रिलेशनशिप थी वो चेंज हुई, उससे रेशियो चेंज हुआ। रेशियो चेंज होने से उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आज बिजनेस में कोई बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू 6 लाख रुपीज है। जैसे ही मिस्टर सी आता है उस टाइम इसकी वैल्यू 9 लाख रुपीज है और एट द एंड ऑफ ईयर ये वैल्यू पहुंच जाती है 12 लाख रुपीज। अब जिस दिन सी मान लो बिजनेस से जाना चाहेगा या रिटायर होता है या वो एक्सपायर हो जाता है, उसके एग्जीक्यूटिव को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? वैसे देखिए तो 6 लाख का डायरेक्ट प्रॉफिट है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये है आपका 3 लाख रुपीज का और ये जो प्रॉफिट है टोटल 6 लाख का। जिस दिन सी बिजनेस छोड़ के जाएगा उस दिन उसको कौन से प्रॉफिट में शेयर मिलेगा? इस प्रॉफिट में या फिर इस प्रॉफिट में? सी को प्रॉफिट में जो शेयर मिलने वाला है वो मिलेगा इस प्रॉफिट में। 9 लाख से 12 लाख जो है ये तभी हो पाएगा जब हम इसको, ये वैल्यू हमारे पास होगी जब हम इस बिल्डिंग को रिवैल्यूएट करेंगे। ऐसा बिजनेस के लिए कंपलसरी हो जाता है कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है जो बिजनेस में एसेट्स है या लायबिलिटीज है उनको रिवैल्यूएट करना कंपलसरी हो जाता है, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फेयर ट्रू वो क्लियर हो सके। यदि ये अमाउंट हमारे पास नहीं है तो सी डायरेक्ट कहेगा कि मेरे को 6 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, आज बिल्डिंग 6 लाख की है, 6 से 12 लाख हो गया, तो मेरे को जो प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए टोटल 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, मेरे को इस प्रॉफिट में शेयर दिया जाए। लेकिन यदि हमने रिकंस्टिट्यूट किया है तो हम उसको कह सकते हैं कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 3 लाख रुपीज में मिलेगा। इससे पहले का जो प्रॉफिट है वो हमारा है और उससे बाद का जो प्रॉफिट है वो हम तीनों का है। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम विजिबल प्रॉफिट्स की, कि बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है विजिबल प्रॉफिट, सेकंड है इनविजिबल प्रॉफिट्स। विजिबल प्रॉफिट्स में रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें होते हैं, सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का उनका क्रेडिट बैलेंस, और इनविजिबल प्रॉफिट में जितने भी एसेट्स हैं जो आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है, जितनी भी एसेट्स हैं और लायबिलिटी साइड में जो लायबिलिटीज दी हुई है उनको रिवैल्यूएट करने पर जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो है आपका इनविजिबल प्रॉफिट। अब बात करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर है वो है नॉमिनल नेचर है। ये नॉमिनल नेचर में
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करेंगे, जितनी भी इनकम है उनको क्रेडिट करेंगे। अब किस तरह से एक्सपेंसेस और इनकम कैलकुलेट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। असेट्स की हम बात करें, असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, असेट्स इंक्रीज, असेट्स की जो भी वैल्यू इंक्रीज होगी उसके लिए क्या होगा, असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो असेट्स को हम डेबिट करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होती है उस असेट्स को हम डेबिट करेंगे। असेट्स इंक्रीज होने से बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ध्यान रखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इसको आप लिख सकते हो इंक्रीज इन एसेट्स। जितनी वैल्यू से इंक्रीज हुई है उसकी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। दूसरा आता है एसेट्स वैल्यू डिक्रीज, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। इस केस में हमें लॉस होगा, लॉस होगा तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स की वैल्यू जब भी कम होती है उसको हम करेंगे क्रेडिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। ये तो थी आपकी एसेट्स की रिगार्डिंग। दूसरा आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी उसके लिए क्या करेंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा, लॉस होगा तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। उसके बाद डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज डिक्रीज। जब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है उस केस में आपको करना है, इससे आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके साथ साथ लायबिलिटी कम हुई है तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटीज। दोबारा से देख रहे हैं, जब एसेट्स इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, उन दोनों ही केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है क्योंकि इस केस में प्रॉफिट होगा। दूसरा, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन दोनों केस में लॉस हो रहा है तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमारा जो प्रोफॉर्मा बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री आपकी ये थी टू डिक्रीज इन, टू इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट, मतलब एसेट्स जो एसेट्स की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड में आप लिखेंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आप लिखेंगे जितनी भी इनकम्स है। फर्स्ट एंट्री को हम पोस्ट करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड सेकेंडली द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए रिवैल्यूएशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका नाम ना ही तो आप डेबिट में लिखेंगे ना ही आप क्रेडिट में लिखेंगे। चाहे आप किसी का भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको ना ही तो आपको डेबिट में पोस्ट करना है और ना ही आपको क्रेडिट में पोस्ट करना है।
सेकंड, ये तो कैंसिल हो ही है, दूसरे को उल्टा कर देना है, मीन असेट्स अकाउंट डेबिट है तो आप इसको यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय असेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इंक्रीज, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है सिर्फ वही लिखना है। सेकेंड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको डेबिट करना है, मीन डेबिट साइड आ जाइए आप, इस एंट्री को छोड़ देंगे, इसका नाम नहीं लिखना है, दूसरे को उल्टा करना है, टू डिक्रीज इन एसेट्स, मीन यहाँ ये क्रेडिट है तो आप इसको लिखोगे डेबिट में टू डिक्रीज इन एसेट्स। थर्ड एंट्री, लायबिलिटीज इंक्रीज, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो बिजनेस में लॉस होगा, लॉस होगा तो हमने यहाँ रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, डेबिट कैसे करेंगे, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड आ जाइए, दूसरे को उल्टा कर देना है, यहाँ लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज डिक्रीज, लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय लायबिलिटीज डिक्रीज। उसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन debit side, then there will be profit, and you will write here to profit transfer to capital account. Partners are A and B in old partner old ratio, कोई भी चैप्टर हो चाहे एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, रिकंस्टिट्यूशन का है, पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे मीन लॉस ज्यादा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, ये प्रॉफिट चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। यूज कर लो, आइए रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज द बैलेंस शीट गिवन ऑन 31st March 2020, assets and liabilities are given, bank debtor, stock, building, furniture, machinery, and the liability side credit or outstanding expenses, capital A and B, this and this, and firm was reconstituted, the ratio was changed to 2:1. Old ratio is given here 1/3 and 2/3, मीन ए का जो शेयर है वो 1/3 है, बी का है वो शेयर 2/3 है, और ये रेशियो चेंज हो जाता है 2:1 में, मीन 2/3 और 1/3, दिस इज द न्यू रेशियो। सो हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाती है कि फर्म को रिकंस्टिट्यूट कर दिया गया है, रेशियो चेंज होने से फर्म रिकंस्टिट्यूटेड हो गई है। उसके बाद स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 70,000, स्टॉक को रिड्यूस करना है, कब कहां तक रिड्यूस करना है, 70,000 तक। नाउ कम टू द स्टॉक इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आइए स्टॉक पे, स्टॉक आपका जो दिया हुआ है 80,000, उसको रिड्यूस करके 70,000 तक लेके आना है, तो इसमें आपको नोट हो जाएगा 10,000 का, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको इस तरह से पोस्ट करेंगे, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड will post all expenses are noticed, and on credit side will post all income and gains. Stock 70,000 and 80,000 compare 10,000 रुपीज से स्टॉक कम हो रहा है, यहाँ लिखेंगे हम टू डिक्रीज इन स्टॉक 10,000. Come to the next adjustment. Building is to be appreciated by 5%. बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, इंक्रीज करना है, इसका 5% करेंगे हम, 5%
इसका बनता है 21,000। बिल्डिंग इंक्रीज होने से हमें प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट हम शो करेंगे 5%। 21,000 से आप बिल्डिंग इंक्रीज करके यहाँ दिखा देंगे। नेक्स्ट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट, देयर इज एन अनरिपोर्टेड एसेट्स नेम टाइपराइटर ₹1000। मीन एक टाइपराइटर नेम की एसेट्स है जो बैलेंस शीट में नहीं दी गई और बाद में जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो पर्पस था वो पूरा कर रहे थे तब हमारे सामने आती है, तो उस एसेट्स को हम मेंशन करेंगे 1000 रुपीज से न्यू बैलेंस शीट में भी। और जैसे कोई एसेट्स मिलती है बिजनेस में प्रॉफिट होगा, यहाँ लिखेंगे हम बाय टाइपराइटर 1000 रुपीज। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर रिवैल्यूएटेड एट 3 लाख रुपीज। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर है वो है 3,50,000 के और उनको रिवैल्यूएट किया गया है 3 लाख में। मीन हमें 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिटर को जो पे करना पड़ेगा वो 50,000 रुपीज कम पे करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर 50,000। नेक्स्ट है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके साथ साथ एक एडजस्टमेंट और भी इसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज टू बी ट्रीटेड एज 1,20,000। मीन जो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं उनको 1,20,000 पे रिवैल्यूएट करना है। इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपेंसेस, इंक्रीज हो रहे हैं, मीन लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस होगा। यहाँ लिखेंगे हम टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। अब हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली है। वैल्यूएशन को हम टैली करेंगे, टोटलाइज करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड। देखने से पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आएगा आपका 72,000। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे ये दोनों टर्म 30,000, इसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट बचती है 42,000। ये जो 42,000 है ये क्या है आपका प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। ये ध्यान रखना है कि इसमें न्यू रेशो का यूज नहीं होगा रिवैल्यूएशन में, किसी भी चैप्टर में। ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट्स है, ओल्ड पार्टनर का ही सारा का सारा राइट है कि जो भी प्रॉफिट होगा आज तक का वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर में लेंगे। किस रेशो में लेंगे, वो भी ओल्ड रेशो में लेंगे। ओल्ड रेशो क्या था इनका 1/3 और 2/3। When nothing is given, the profit will be distributed in the equal ratio. यहाँ आपको दिया हुआ 1/3 और 2/3। ये रेशियो ऐसे कैसे आप लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 42,000, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 42,000। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट 14,000, सेकंड हो जाएगा आपका 28,000 और इसके नीचे अंडरलाइन करो इसको, ये हो जाएगा आपका 42,000। टोटल हो गया आपका 72,000। इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अब बात आती है ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये जो बैलेंस शीट थी आपकी एक क्लोजिंग बैलेंस शीट थी। इस बैलेंस शीट के साथ साथ जब अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी, उस टाइम पे न्यू बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करनी होगी। तो न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि कौन सी आइटम आपको उसमें मेंशन करनी है और उसमें क्या चेंज हुआ है। नाउ कम टू द ओपनिंग बैलेंस शीट। फर्स्ट है आपका बैंक बैलेंस जो था उसमें कोई चेंज नहीं है, वो आएगा आपका 50,000 सेम। सेकंड आपका डेटर्स 1 लाख रुपीज, डेटर में कोई चेंज नहीं है, डेटर आप ऐसे कैसे लिखेंगे। थर्ड आपका स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ था 10,000 रुपीज से। जो पहले आपका स्टॉक था 80,000 में से 10,000 माइनस करो, स्टॉक हो जाएगा आपका 70,000। बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया गया था 5% से। पहले जो आपकी बिल्डिंग थी वो 4,20,000 और उसमें 21,000 की इंक्रीज हुई थी, ये हो जाएगा आपका 4,41,000।
उसके बाद फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर एज इट इज आप लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 3 लाख रुपीज। और एक लास्ट में एडजस्टमेंट थी, देयर इज ए अनरिकॉर्डेड एसेट्स टाइपराइटर, जो हमने यहाँ मेंशन की थी इसकी क्रेडिट साइड में, यहाँ भी हम लिखेंगे टाइपराइटर, इसको मेंशन करेंगे न्यू बैलेंस शीट में टाइपराइटर 1000। नाउ कम टू द लायबिलिटी साइड में आ जाइए। क्रेडिटर्स को रिवैल्यूएट किया गया था, 3,50,000 ओल्ड बैलेंस शीट में थे, न्यू बैलेंस शीट में आपको इनको ट्रीट करना था 3 लाख रुपीज पे डिक्रीज हुए थे, यहाँ 50,000 इसमें से माइनस कर दो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज से इंक्रीज हुए हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में 1 लाख थे, 1 लाख में जैसे एडजस्टमेंट में कहा गया 20,000 इंक्रीज करना है, तो आप ये इंक्रीज करके दिखा देंगे 1,20,000। उनकी जो ओल्ड कैपिटल थी ओल्ड बैलेंस शीट में वो 4 लाख और 3 लाख थी। और हमने वैल्यूएशन अकाउंट में ये मेंशन किया था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो इनको प्रॉफिट मिला था, एक को मिला था 14,000, दूसरे को मिला था 28,000, टोटल हो जाएगा 7,42,000। मीन 4,14,000, 3,28,000, टोटल जो न्यू कैपिटल होगी उनकी वो हो जाएगी 7,42,000। एक बात ये ध्यान देनी है आपको, यदि मान लो उनकी कैपिटल फिक्स है तो ये प्रॉफिट आप उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना कि उनके कैपिटल अकाउंट में। अब इसको टोटलाइज करते हैं, ये टोटल करने के बाद आता है आपका, ये हो जाएगा आपका 1,50,000, 2,20,000, इसमें 4,41 करेंगे तो हो जाएगा 6,61, 62 और 11,62,000। and then on the credit side 10 lakh, 11 lakh, 40 or 42, 62, 11,62,000। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।